हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं संदीप कसालकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। रुक करते हैं पहले हेडलाइंस की ओर। अनसर्टन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की वजह से बिटकॉइन ने किया $39,000 के करीब ट्रेड। यूके फाइनेंशियल रेगुलेटर ने सभी बिटकॉइन एटीएम्स को बंद करने का दिया आदेश। पॉलीगॉन ने एक्सपीरियंस किया लॉन्ग आवर्स आउटेज। बोर्ड एप्स टीम ने खरीदारों से की केवाईसी की मांग। ग्लोबल फुटवेयर ब्रांड स्केचर्स डिसेंट्रलैंड में खोलेगा मेटावर्स स्टोर। सेंट्रल बैंक ऑफ जमैका ने पहले उपयोगकर्ताओं के लिए जारी की जैमडेक्स सीबीडीसी। सॉफ्टबैंक सब्सिडियरी जेड होल्डिंग्स 180 देशों में लॉन्च करेगा एनएफटी मॉल। पेमेंट्स जायंट स्ट्राइप ने की क्रिप्टो और एनएफटी के लिए फिएट सपोर्ट की घोषणा। फरवरी वर्सेस जनवरी में एनएफटी ट्रेडिंग वॉल्यूम फिसला 67% से नीचे। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अनसर्टन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बीच शुक्रवार को बिटकॉइन में लगभग $39,000 का उतार चढ़ाव आया, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने कॉन्टिनेंट्स में सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंचा सकता है और रेजिंग इन्फ्लेशन को नई गति प्रदान कर सकता है। ऐसे में इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशनरी के दबाव को कम करने के लिए साल भर में 6 दरों में बढ़ोतरी को लागू करेगा। डेटा से पता चलता है कि इन्वेस्टर्स ने पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन से जुड़े लगभग आधे लिक्विडेशंस के साथ $132 मिलियन से ज्यादा मूल्य के लॉन्ग पोजीशंस को लिक्विडेट किया। पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की बढ़ोतरी के साथ बिटकॉइन $39,290 पर था, जबकि इथर को उसी समय के दौरान 1.5% की बढ़ोतरी के साथ $2,600 के करीब ट्रेड करते देखा गया। यूके सेंट्रल फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी FCA ने बिटकॉइन एटीएम ऑपरेटर्स के खिलाफ एक सख्त आदेश शटडाउन और फेस अदर एक्शन इशू किया है, जिसमें ओपिनियन की पुष्टि करने के लिए इन कंपनियों से संपर्क करने का इरादा बताया गया है। इस तरह से वॉचडॉग ने रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के नुकसान, गुड्स में फ्लक्चुएटिंग की हाई हजार्ड कैपेबिलिटी और मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस MLR में जुड़े विचारों को बनाए रखने सिग्निफिकेंस को नोट किया, क्योंकि इन्फोर्समेंट के लिए यह नंबर 1 मोटिव है। चूंकि 27 पूरी तरह से फुल्ली रजिस्टर्ड क्रिप्टो कंपनीज में से कोई भी एटीएम सर्विसेज प्रदान करने के लिए अप्रूव नहीं है, इस तरह से यूके के सभी क्रिप्टो एटीएम इलीगल है। कॉइन एटीएम रडार के डेटा के अनुसार यूके में 81 बिटकॉइन एटीएम है। वेरियस अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स के अनुसार इथेरियम के टॉप स्केलिंग सॉल्यूशंस में से एक पॉलीगॉन ने आज पहले एक आउटेज का अनुभव किया। नेटवर्क पर टेक्निकल अपग्रेड के लिए डेवलपर्स द्वारा इश्यूज को जिम्मेदार ठहराए जाने के कारण आउटेज 11 घंटे तक चलने की उम्मीद है। पॉलीगॉन टीम ने आउटेज की आशंका जताई थी और आज पहले सूचित किया था कि प्रूफ ऑफ स्टेक यूजर्स डाउन टाइम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि यह इशू इसके हेमडॉल नोड से जुड़ा था, जो एक वेरीफायर लेयर के रूप में काम करता है, जो चेक पॉइंट्स का निर्माण भी करता है। हालांकि अब तक एक प्रिसाइज कॉज नहीं मिला है। वही टीम का कहना है कि प्रॉब्लम माइनर पैरामीटराइजेशन फिक्स से एक मॉड्यूल के लिए डेवलप हुई, जो इथेरियम और पॉलीगॉन्स के बीच प्रूफ ऑफ स्टेक ब्रिज के रूप में कार्य करती है। आपको बता दें कि पॉलीगॉन नेटवर्क में 3 लेयर्स होती है और हर एक यूनिक रोल निभाती है। इथेरियम लेयर पर चलने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बोर लेयर ब्लॉक बनाने में मदद करते हैं। वही थर्ड हेमडॉल लेयर वो जगह है जहां प्रॉब्लम होती है। यह भी कहा गया है कि बग के कारण हेमडॉल वैलिडेटर्स डिफरेंट चेन वर्जन्स का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं, जिससे 2 या 3 आम सहमति तक पहुंचने में विफल रहे और हेमडॉल को रोक दिया गया। एनिमोका ब्रांड्स के साथ एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा करने के बाद बोर्ड ऐप यॉट क्लब BAYC प्रोजेक्ट के पीछे कंपनी युगा लैब्स ने लोगों से पहली रियल लाइफ आइडेंटिफाइज वेरीफाई करने के लिए कहा है। BAYC फैंस ने अपनी रियल आइडेंटिटीज रिवील करने के रिक्वेस्ट पर जोर दिया है, खास करके देखते हुए कि कंपनी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी सामने लाने में विफल रही है। BAYC ने खुद एडमिट किया है कि उन्हें KYCs भी पसंद नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बायर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित होंगे। BAYC में कुछ आयरनी थी कि एक जर्नलिस्ट द्वारा BAYC फाउंडर्स के कुछ आइडेंटिटीज रिवील किए जाने के 1 महीने बाद उनके खरीदारों को अपनी पहचान रिवील करने की जरूरत थी। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्नीकर ब्रांड स्केचर्स ने घोषणा की है कि वो मेटावर्स में एक वर्चुअल स्टोर बिल्ड करेगा।
एक प्रेस रिलीज में अमेरिकन शू कंपनी ने कहा कि उसने डिसेंट्रलाइन के फैशन स्टेट में 5000 स्क्वायर फीट के बराबर एक वर्चुअल प्रॉपर्टी को लीज पर लिया था। इस पर स्केचर्स प्रेसिडेंट माइकल ग्रीनबर्ग ने कहा कि इसका गोल नए कस्टमर्स और ऑडियंसेस के साथ जुड़ने के लिए क्रिएटिव तरीके तलाशना है। फुटवेयर कंपनी ने अब तक वर्चुअल आइटम्स बेचने के लिए 8 ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस दायर किए हैं, जिसमें फुटवेयर और क्लोथ्स भी शामिल है। इस तरह से नए मेटावर्स ग्रोथ पोटेंशियल के लिए आधार तैयार किया गया था। हाल ही में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन और इलेक्ट्रॉनिक जायंट सैमसंग ने भी डिसेंट्रलाइन में एक वर्चुअल स्टोर खोला, लेकिन इसके नेटिव टोकन माना ने इस खबर पर रिएक्ट नहीं किया था। माना हाल के समय में डाउन ट्रेंड में लॉक्ड है, जो अपने ऑल टाइम हाई के मुकाबले 61% नीचे चल रहा है। जमैकन गवर्नमेंट ने हाल ही में घोषणा की है कि देश के नए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाले पहले 100,000 जमैकन सिटीजन्स को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने की उम्मीद में जैम डीएक्स के रूप में जाना जाएगा। जमैकन प्राइम मिनिस्टर एंड्रू होलनेस ने सबसे पहले थर्सडे को एक फेसबुक पोस्ट में इस खबर की घोषणा की है, जिसके बाद इस पोस्ट को मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि कुछ फेसबुक यूजर्स ने डिजिटल फ्यूचर को अपनाने के लिए होलनेस की तारीफ की है, जबकि दूसरों ने जमैका सरकार की मोटिवेशंस के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसमें होलनेस पर फेडरल बैंकिंग सिस्टम में सिटीजन्स को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। बैंक ऑफ जमैका बीओजे ने इस बात पर रोशनी डाली है कि पहले से मौजूद बैंक अकाउंट वाले सभी जमैकन्स ऑटोमेटिकली जैम डीएक्स डिजिटल वॉलेट्स के लिए एलिजिबल होंगे। जापानीज कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी सॉफ्ट बैंक की इंटरनेट सब्सिडियरी कंपनी जेड होल्डिंग्स इस साल 180 देशों में एनएफटी मॉल नाम के एक ग्लोबल नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी मार्केटप्लेस शुरू करने और एनएफटीज को अपनाने को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग के एक इंटरव्यू में कंपनी के को सीईओ केंटारो कवाबे ने कंफर्म किया है कि वो अपने एनएफटी मार्केटप्लेस को एनएफटी मॉल कहने की योजना बना रहे हैं। ये जरूरी है क्योंकि मॉल शब्द आमतौर पर कुछ फिजिकल जैसे लगता है। इंटरव्यू से कवाबे के बयानों से संकेत मिलता है कि जेड होल्डिंग्स ने कंपनी के विकास को गति देने के लिए वेब3, मेटावर्स और एनएफटी का फायदा उठाने की योजना बनाई है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि जेड होल्डिंग्स अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए मर्जर्स और एक्विजिशंस के लिए तैयार है। एनएफटी स्पेस में जेड होल्डिंग्स की एंट्री जापानीज ऑनलाइन रिटेल जायंट रैकुटेन द्वारा अपना एनएफटी मार्केटप्लेस लॉन्च करने के बाद हुआ है। इस स्पेस में कुछ दूसरे भी कुछ अच्छी तरह से एस्टेब्लिश खिलाड़ी है, जिसमें ओपनसी, कॉइनबेस, एफटीएक्स, रेरिबल और अन्य का नाम भी शामिल है। ऑनलाइन पेमेंट्स कंपनी स्ट्राइप ने एक ऐसी सर्विस लॉन्च करने के बाद अपनी क्रिप्टो इनिशिएटिव्स को काफी तेज कर दिया है, जो एनएफटीज और डिजिटल एसेट के लिए फियाट करेंसी के माध्यम से पेमेंट्स को सक्षम बनाता है। बिजनेसेस क्रिप्टो के लिए फियाट पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्राइप के नए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस एपीआईज का इस्तेमाल और डिजिटल वॉलेट्स प्रदान कर सकते हैं, और साथ ही फियाट में पेआउट यूजर्स, लेवरेज आइडेंटिटी और नो योर कस्टमर केवाईसी सॉल्यूशंस और फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट और ब्लॉक करने के लिए डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे में स्ट्राइप के को-फाउंडर जॉन कॉलिजन ने 11 मार्च को ट्विटर के माध्यम से एक अनाउंसमेंट शेयर की थी। वही यूएस बेस्ड फिनटेक जायंट ने क्रिप्टो बिजनेस सूट लॉन्च करने के लिए एफटीएक्स, एफटीएक्स यूएस, blockchain.com, निफ्टी गेटवे और जस्ट माइनिंग के साथ भी भागीदारी की है। इस कदम के हिस्से के रूप में स्ट्राइप ने निफ्टी गेटवे के माध्यम से क्यूब थिंगिस नाम के एनएफटी कलेक्टिबल्स की एक ओपन ड्रॉप को भी लॉन्च किया है। एनएफटी को $242.42 और $424.24 के बीच मिंट की जाएगी और इसके सेल से होने वाली सभी कमाई को नॉन प्रॉफिट हेल्थ केयर टेक ऑर्गेनाइजेशन फैटसी को दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।